हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग भूगोल एनसीईआरटी का टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। भूगोल टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो है उसको हम लोग आज करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सहायक आचार्य की जो भर्ती होने वाली है झारखंड में, उसका जो क्लास 1 to 5 का है उसका एग्ज़ाम का डेट डिसाइड कर दिया गया है जेएसएससी की तरफ से। और बताया गया है कि 27 अप्रैल 2024 को जो है संभावित तिथि जो है सहायक आचार्य 1 to 5 के लिए निर्धारित की गई है। तो आपको जो है यही डेट मान करके चलना है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है 27 तारीख को ही होने वाला है। तो आपके पास जो है 5 से 6 दिन का समय बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि ये 5-6 दिन में जो है टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड, उसको आप जो है कंप्लीट ज़रूर करें, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो है भूगोल का एनसीईआरटी बेस्ड टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पे विचार करना है। तकनीकी रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, ऑप्शन थर्ड सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य, ऑप्शन फोर इंसान। ऑप्शन फोर इंसान। उपयुक्त में से कौन सा संसाधन के घटक हैं? इनमें से जो है कौन संसाधन के घटक है? केवल वन, ऑप्शन बी फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन सी 2 और थर्ड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। तकनीकी रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार और ह्यूमन जो इंसान है, ये सारे के सारे क्या है? संसाधन के घटक है। ये सारे के सारे क्या है? संसाधन के घटक हैं। ठीक है, संसाधन के घटक माने जाते हैं। तो फाइनली ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकास की स्थिति के आधार पर जैविक और अजैविक, निर्वातनीय के आधार पर नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, ऑप्शन थर्ड स्वामित्व के आधार पर व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। उपयुक्त में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? इनमें से जो है सही से कौन मेल खाता है? सही कोड कौन सा है बताना है। तो सही कोड कौन सा है? ऑप्शन 2 एंड थर्ड। निर्वाचनीय के आधार पर जो है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, ये सही है। और स्वामित्व के आधार पर व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये दोनों क्या है? सही मिलान है। तो ऑप्शन ए 2 एंड थर्ड इसका सही आंसर बनेगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात हम लोग करते हैं। बायोटिक संसाधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बायोटिक संसाधन के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। जैव संसाधन जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। वे जीवित और निर्जीव चीज़ों से बने होते हैं। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? तो बायोटिक संसाधन जो होते हैं, जैव संसाधन जो होते हैं, जैव संसाधन जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सिर्फ सही होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जैव संसाधन जीवमंडल से प्राप्त होते हैं और इनका जीवन होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति और जीव, मत्स्य, पशुधन आदि, ये सारे जो होते हैं, ये सारे जो हैं जीवमंडल के घटक है। तो याद रखिएगा जैव संसाधन जो होते हैं जीवमंडल से ही प्राप्त होते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए सिर्फ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पर क्या करना है? आपको विचार करना है। मनुष्य, वनस्पति और जीव, पशुधन, धातु, चट्टान, उपयुक्त में से किसको जैविक संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इनमें से जो है किसको जैविक संसाधनों के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा आपका मनुष्य हो जाएगा, वनस्पति और जीव हो जाएगा, एवं पशुधन। अभी बताए ऊपर में।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं तो जैविक संसाधनों के रूप में जो है मनुष्य, वनस्पति जीव और पशुधन को वर्गीकृत किया गया है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अजैविक संसाधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अजैविक जो संसाधन है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? इनमें से वे सभी चीज़ें शामिल हैं जो गैर जीवित चीज़ों से बनी हैं। जी बिल्कुल, ये तो सही है। अजैविक संसाधन कौन से होते हैं? वे सभी चीज़ें शामिल हैं जो गैर जीवित चीज़ों से बने हुए हैं, उसी को अजैविक संसाधन कहा जाता है। जो गैर जीवित चीज़ों से बनी होती है उसी को अजैविक संसाधन कहते हैं। तो ये सही है। उदाहरण स्वरूप इसमें चट्टानें और धातुएं शामिल हैं। चट्टानें और धातुएं जो है क्या है? अजैविक संसाधन है। ठीक है, तो ये भी क्या है? सही है। तो फाइनली कौन सा सही है ऑप्शन? तो दोनों ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, फाइनली ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नवीकरणीय संसाधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। ठीक है, क्या करना है? विचार करना है। इन संसाधनों को भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनरुत्पादित किया जा सकता है। जी बिल्कुल, नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं, उसको जो है भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत यानी दोबारा बनाया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। अच्छे संसाधन के आगे निरंतर या प्रवाह में विभाजित किया जा सकता है। जी बिल्कुल, अच्छे संसाधन को जो है आगे निरंतरण या प्रवाह में विभाजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? दोनों सही है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, फाइनली ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पर विचार करना है ना। निम्नलिखित पर क्या करना है? विचार आपको करना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्यजीव उपयुक्त में से कौन सा नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है? तो सारे के सारे क्या है? नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्यजीव, ये सारे के सारे क्या है? जो है नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पर विचार करें। वृक्षारोपण, चारागाह भूमि, श्मशान भूमि और तालाब उपयुक्त में से किसे व्यक्तिगत संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ये जो दिया गया है, इनमें से किसे व्यक्तिगत संसाधन के रूप में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किसे किया जा सकता है? वृक्षारोपण को किया जा सकता है, चारागाह भूमि को किया जा सकता है और तालाब को जो है व्यक्तिगत संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेकिन श्मशान भूमि को जो है, जो श्मशान की जो भूमि होती है, ये इसे व्यक्तिगत संसाधन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत संसाधन के रूप में जो है श्मशान भूमि को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो फाइनली ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट सेकेंड और 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सुलभ है। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन समुदाय के सभी लोगों के लिए, सभी सदस्यों के लिए सुलभ है। जी बिल्कुल। वृक्षारोपण, चारागाह भूमि, तालाब, कुओं में पानी आदि सामुदायिक स्वामित्व संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। जी ये भी क्या है? ये भी जो है ये भी सही है। ये भी क्या है? वृक्षारोपण, चारागाह भूमि, तालाब, कुओं में पानी आदि सामुदायिक स्वामित्व संसाधनों के कुछ उदाहरण है। जी नहीं।
ये तो गलत है। उपयुक्त में कौन सा सही है? तो सिर्फ केवल 1 होगा। इसमें सही जो होगा सिर्फ और सिर्फ जो है केवल 1 होगा। सामुदायिक स्वामित्व वाले जो संसाधन होते हैं वो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सुलभ होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सिर्फ सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्टेटमेंट पर आपको विचार करना है। सभी खनिज, जल संसाधन, वन्यजीव, राजनीतिक सीमाओं के भीतर भूमि, और दूसरा ऑप्शन है महासागरीय क्षेत्र तट से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। महासागरीय क्षेत्र तट से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। उपयुक्त में कौन सा राष्ट्रीय संसाधनों के उदाहरण है? इनमें से जो है कौन राष्ट्रीय संसाधनों के उदाहरण है आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण है। तो दोनों है, खनिज, जल संसाधन, वन्यजीव, राजनीतिक सीमाओं के भीतर जो भी भूमि है, ये सारे क्या है राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण है। तो दोनों क्या है? ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। ये दोनों जो है क्या है राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार करें। तट से 12 समुद्री मील तक के महासागरीय क्षेत्र को प्रादेशिक जल कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से जो है ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है तट से 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र को प्रादेशिक जल कहा जाता है। जी बिल्कुल, प्रादेशिक जल कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तट से 12 समुद्री मील तक के महासागरीय क्षेत्र को प्रादेशिक जल कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है 200 समुद्री मील से परे के महासागरीय संसाधन खुले समुद्र के हैं। 200 समुद्री मील से परे के महासागरीय संसाधन खुले समुद्र के हैं। जी, कोई भी व्यक्तिगत देश बिना अनुमति के 200 समुद्री मील से आगे के समुद्री संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता है। ये भी क्या है सही है कि कोई भी व्यक्तिगत देश, कोई भी देश जो है बिना ऑर्डर के, बिना अनुमति के 200 समुद्री मील से आगे के जो समुद्री संसाधन होते हैं उसका उपयोग नहीं कर सकता है। ऑप्शन थर्ड भी क्या है राइट है। तीन में से कौन सा सही है? तो तीनों के तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन डी फाइनली क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी ऑप्शन, ऑल द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार विमर्श करें। जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाता है और उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की गई है उन्हें विकसित संसाधन कहा जाता है। जी बिल्कुल, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाता है और उपयोग के लिए उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता और उसकी जो क्वांटिटी होती है उसका निर्धारित किया जाता है उन्हें ही विकसित संसाधन कहा जाता है। जी बिल्कुल, विकसित संसाधन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है सही है। भारत के पूर्वी हिस्सों विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावना है। नहीं, ये तो गलत है। भारत के पूर्वी हिस्से जो है राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के विकास की जो है अपार संभावनाएं नहीं है। यह स्टेटमेंट क्या है गलत है। और क्वेश्चन पूछा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है। तो फाइनली ऑप्शन फर्स्ट सिर्फ सही है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा कि जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाता है, उपयोग के लिए गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जाती है उसे ही विकसित संसाधन कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो था सही था। ठीक है, संसाधन देखिए, संसाधन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। संसाधन जो होते हैं दो तरह का होते हैं। संसाधन एक होता है, संसाधन जो होते हैं वो दो तरह का होते हैं। पहला संभावित संसाधन, पहला क्या है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? संभावित संसाधन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो भारत के पश्चिम हिस्से
जो भारत के जो पश्चिम हिस्सा है जैसे राजस्थान और गुजरात, उनमें पवन और सौर ऊर्जा के विकास के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया संभावित संसाधन हो गया। और संभावित संसाधन वैसे संसाधन होते हैं, वे संसाधन होते हैं जो किसी क्षेत्र में तो पाए जाते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जाता है, उसका उपयोग नहीं किया गया है, उसी को संभावित संसाधन कहा जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है आपका विकसित संसाधन है। क्या है दूसरा, विकसित संसाधन है। विकसित संसाधन जो कि अभी बताया विकसित संसाधन क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है स्टॉक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टॉक के बारे में जो है कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। ये पर्यावरण को ऐसी सामग्रियां हैं जिनमें मानव की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए मानव के पास उपयुक्त तकनीकी नहीं है। जी बिल्कुल, ये कथन क्या है, सही है। स्टॉक के बारे में क्या सही कहा गया है, स्टॉक जो है ये पर्यावरण की ऐसी सामग्रियां हैं जिनमें मानव की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता होती है, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए मानव के पास उपयुक्त कोई तकनीक नहीं है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिएगा। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक जो है ये पर्यावरण की ऐसी सामग्रियां हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मानव की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करने की क्षमता, कैपेबिलिटी होती है, लेकिन जो है मानव के पास इतना टेक्निकल नहीं है, उपयुक्त तकनीक नहीं है जो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है यहाँ तक पहुँचा जा सके। ठीक है, तो ये क्या है, सही है। हाइड्रोजन स्टॉक संसाधन का एक उदाहरण है। हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन स्टॉक संसाधन का एक उदाहरण है। जी बिल्कुल, हाइड्रोजन जो है स्टॉक संसाधन का एक उदाहरण है। ये भी क्या है, राइट है। कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। तो फाइनली ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित पर विचार करें। संसाधनों की कमी, वैश्विक तापमान, ओजोन परत की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण उपयुक्त में से कौन सा मनुष्यों द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के परिणाम है। जो संसाधन की कमी, वैश्विक तापमान जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ओजोन परत की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि क्षरण जो हो रहा है, इनमें से मनुष्यों द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कौन से परिणाम हैं। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, 5, ऑप्शन सी फर्स्ट, थर्ड, 4 एंड 5, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी जो है आंसर होगा। इन सारी जो चीज़ें हैं मनुष्यों द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं जो है खड़ी हो रही है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट तो करना है लेकिन पर्यावरण को क्या करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास, वर्तमान में विकास, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। उपयुक्त में से कौन सा सतत आर्थिक विकास के घटक हैं, कौन से जो है घटक हैं। तो ऑप्शन सी दोनों हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके दोनों कौन से फैक्टर हैं, ये। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, सतत विकास होता है, इसमें जो है आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी ध्यान रखा जाता है। इस तरीके से जो है संसाधन को उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या हो, संसाधन जो है खनिज संसाधन बच सके। इस तरीके से जो है यूज करना है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जुलाई 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था।
पहला क्या बोल रहा है, जुलाई 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो का पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। जी बिल्कुल किया गया था, ठीक है, किया गया था, तो ये तो सही है। इसमें वैश्विक जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। जी बिल्कुल, ये भी किए गए थे। यह वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्याओं के समाधान के लिए बुलाई गई थी। जी, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जुलाई 1992 में जो है ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें जो है 100 से अधिक देश शामिल हुए थे। 100+ जो देश थे इसमें जो है इस पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जो है हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रियो कन्वेंशन के बारे में कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। पहला है, इसने वैश्विक वन सिद्धांतों का समर्थन किया। जी बिल्कुल, रियो कन्वेंशन जो है इसमें वैश्विक वन सिद्धांतों का समर्थन किया गया। इसमें 21वीं सदी में सतत विकास प्राप्त करने के लिए एजेंडा 21 को अपनाया गया। ये भी क्या सही है, इसमें जो है 21वीं सेंचुरी में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त करने के लिए एजेंडा 21 को अपनाया गया। ये भी क्या है, दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन जो है ऊपर दिए गए हैं, दोनों के दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एजेंडा 21 जो है, एजेंडा 21 के बारे में आपको विचार विमर्श करके सही चीज़ें बताना है। इसे 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे UNCED में हस्ताक्षरित किया गया था। जी बिल्कुल, इसका उद्देश्य वैश्विक सतत विकास प्राप्त करना। जी, इसका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त करना था वर्ल्ड लेवल पे। ऑप्शन थर्ड, एजेंडा 21 का प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। तो ये भी क्या है, सही है, उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। एजेंडा 21 के बारे में क्या क्या कथन सही है कि इसे जो है 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षरित किया गया था। इसका उद्देश्य जो था वैश्विक स्तर पर यानी वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो है सतत विकास प्राप्त करना था। एजेंडा 21 का प्रमुख उद्देश्य जो था प्रत्येक स्थानीय सरकार जो है अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और थर्ड रोग। एजेंडा 21 का उल्लेख मुद्दों में किसका मुकाबला करना है। जो एजेंडा 21 अभी बात किए हम लोग, एजेंडा 21 जिसका था कि वर्ल्ड लेवल पे क्या करना है, ग्लोब लेवल पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है, अचीव करना है। तो एजेंडा 21 में किन मुद्दों में जो है किसका मुकाबला करना है, जो कि यहाँ पे दिया गया पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, ऑप्शन थर्ड रोग। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। पर्यावरणीय क्षति से भी लड़ना है, गरीबी से भी और रोग से भी क्या करना है, लड़ना है, मुकाबला करना है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है और किसी भी व्यक्ति के लालच के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, मतलब हर किसी की जो ज़रूरत है उसके लिए जो है पर्याप्त है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लालच के लिए नहीं है। लालच के लिए जो है नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत है इंसान का तो हर किसी की ज़रूरत कितनी क्या है, पर्याप्त है, लेकिन लालच के लिए नहीं है।
यह बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार विमर्श करें। क्लब ऑफ रोम ने 1968 में पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। क्या बोल रहा है? क्लब ऑफ रोम ने 1968 में पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। जी बिल्कुल, क्लब ऑफ रोम ने जो है 1968 में पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। गांधीवादी दर्शन को शुमाकर ने 1905 में अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में प्रस्तुत किया था। 1905 में नहीं बल्कि कब किया गया था? 1974 में। 1974 में। तो गांधीवादी दर्शन के शुमाकर ने जो है 1974 में अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में प्रस्तुत किया था, ना कि 1905। तो इसका ऑप्शन 2 जो है गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन सिर्फ सही है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सिर्फ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सतत विकास की अवधारणा ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्या बोला जा रहा है कि सतत विकास की अवधारणा जो था, कॉन्सेप्ट था, ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जी बिल्कुल याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास की जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये क्या है? सही है। सतत विकास की अवधारणा को आवर कॉमन फ्यूचर नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। ये भी क्या है? सही है। ये भी क्या है? दूसरा ऑप्शन भी सही है। उपयुक्त में कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊपर के फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही है, तो फाइनली ऑप्शन सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा दो चीज़ें यहाँ पे। पहला, सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट था ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और दूसरा याद रखने बात क्या है कि सतत विकास का जो अवधारणा था उसको आवर कॉमन फ्यूचर, क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि के विस्थापन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार विमर्श करें। भारत में लगभग 43% भूमि क्षेत्र समतल है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि भारत में लगभग जो 43% भूमि क्षेत्र है वो समतल है। तो जी बिल्कुल, भारत में लगभग 43% भूमि जो क्षेत्र है वो क्या है? समतल है। दूसरा है, देश के कुल सतह क्षेत्र का 30% हिस्सा पर्वतों का है। जी बिल्कुल, देश का कुल सतह का क्षेत्र का जो है 30% हिस्सा पर्वतों का है, पर्वतों से घिरा हुआ है। जी बिल्कुल, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% पठारी क्षेत्र है। ये भी सही है। देश का क्षेत्रफल का लगभग जो है 27% पठारी क्षेत्र है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन ऊपर के दिए हुए सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार करें। वनों की कटाई, चराई, खनन और उत्खनन उपयुक्त मानवीय गतिविधियों में से कौन सा लंबे समय में भूमि क्षरण का परिणाम है? तो वनों की कटाई के लिए भी है, चराई भी, और खनन और उत्खनन, तो इनमें से जो है कौन सा होगा? इनमें से जो है कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो उपयुक्त में से सभी होगा। ये सारे जो है वनों की कटाई, चराई, खनन और उत्खनन, ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है मानवीय गतिविधि है। क्या है? मानवीय गतिविधि है, जिसके वजह से लंबे समय अगर रहा तो भूमि क्षरण का परिणाम होता है, भूमि क्षरण होता है। तो वनों की कटाई, चराई, खनन और उत्खनन ये सारे क्या है? मानवीय गतिविधियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार विमर्श करें। भूमि क्षरण के कारण जो है आपको बताना है, भूमि क्षरण के जो कारण है और राज्य दिया गया है।
तो सही जो है आपको बताना है। खनन के कारण वनों की कटाई, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है ये ऐसे राज्य हैं भारत के जिसमें खनिज संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सारे राज्यों में खनिज संसाधन, खनिज संपदा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जिसके वजह से जो है इनको निकालने के लिए, खनन करने के लिए वनों की अधिक कटाई होती है। तो ये तो सही है। ये क्या है? ये जो है बिल्कुल सही है। अति चराई जो होती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जी बिल्कुल, अति चराई की जो होती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों में होता है। ये भी सही है। थर्ड क्या? अधिक सिंचाई पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो अधिक सिंचाई के कारण भी जो होता है भूमि क्षरण होता है, और अधिक सिंचाई करने वाले जो राज्य होते हैं वो कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये भी क्या है? सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा मेल खाता है? कौन सा सही ऑप्शन है? तो ऑप्शन तीनों सही है। तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन डी जो होगा, इसमें तीनों के तीनों जो है भूमि क्षरण के कारण है। नेक्स्ट है 34, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बहता हुआ जल मृदा को काटते हुए गहरी अवनालिकाएं बनाता है। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट जो है, बहता हुआ जल जो होता है मिट्टी को काटते हुए गहरी अवनालिकाएं बनाता है। जी बिल्कुल, बहता हुआ जो पानी होता है, जल होता है, वो मिट्टी को काटते हुए एक गहरी अवनालिकाएं बनाता है। दूसरा, चंबल बेसिन में खराब भूमि को कड़ कहा जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि चंबल बेसिन में खराब भूमि को खड़ कहा जाता है। जी बिल्कुल, चंबल बेसिन में जो खराब भूमि होती है उसी को क्या कहा जाता है? खड़ कहा जाता है। तो याद रखिएगा, चंबल बेसिन में खराब भूमि को खड़ कहा जाता है। ये सही है। शीत अपर्दन पवन अपर्दन का दूसरा नाम है। जी नहीं, शीत अपर्दन पवन अपर्दन का दूसरा नाम नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? उपयुक्त में से दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड। तो ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रक्षा पंक्ति वायु अपर्दन को रोकते हैं। रक्षा पंक्ति जो होता है वायु अपर्दन को रोकते हैं। दूसरा, पश्चिमी भारतीय रेगिस्तान में रेत के टीलों के स्थिरीकरण में रक्षा पंक्तियों का योगदान है। तो इनमें से कौन सा सही है? इनमें से जो है कौन सा सही है? तो दोनों सही है। रक्षा पंक्ति वायु अपर्दन को रोकता है और पश्चिमी भारतीय रेगिस्तान में रेत के टीलों के स्थिरीकरण में रक्षा पंक्तियों का भी योगदान करता है। तो दोनों के दोनों क्या है? सही है। तो फाइनली ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था भूगोल का हम लोगों ने किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी बचे हुए भूगोल के एमसीक्यू है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।